नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। शाम के 5:30 बज चुके हैं और ये जो समय होता है ये भूगोल के प्रश्नों के डिस्कशन का होता है। इस समय हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। पीछे भी कुछ कक्षाएं हो चुकी हैं, आप लोगों के पास अगर समय हो तो आप उन कक्षाओं को भी जरूर देखें। आज का ये जो सेशन है इसमें हम भारत के कुछ विविध प्रश्नों को लिए हुए हैं, उसका डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना है। पहला प्रश्न जो है इस श्रृंखला का पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जब भी इस तरह से प्रश्न आपके सामने आए तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कि सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, इस तरह के शब्दों को आपको अपने पेन से या पेंसिल से जरूर उसको घेर देना चाहिए, जिससे आपकी नजर इस बात पे रहे, आप सचेत रहें कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो सुमेलित नहीं है, इस बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब आप लोग परीक्षा देते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, परीक्षा के प्रेशर की वजह से ऐसा हो जाता है कि सुमेलित नहीं है, उसकी जगह दिमाग में चल रहा होता है कि शायद सुमेलित है, हमसे पूछा जा रहा है और हम गलत उत्तर लगा ले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इस तरह के शब्दों को आपको घेर देना चाहिए। चलिए, क्या सुमेलित नहीं है? थारू, ये जनजातियों के नाम है। क्या थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति है? क्या गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है? और क्या कोन्याक जो है ये केरल की जनजाति है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। थारू क्या उत्तर प्रदेश की जनजाति है? गद्दी क्या हिमाचल प्रदेश की जनजाति है? कोन्याक क्या केरल की जनजाति है? और एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही उत्तर है? आप इसका उत्तर दीजिए। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दे। विविध प्रकार के प्रश्न हम लोग रखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने थारू नाम की जनजाति को सुना होगा। इसी तरह एक जौनसारी नाम की जनजाति है। थारू और जौनसारी नाम की जो जनजातियां हैं ये उत्तराखंड में, विशेष रूप से उत्तराखंड में पाई जाती हैं। वैसे जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों पर थारू जनजाति पाई जाती है। यहां पर एक बड़ा विशेष पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए थारू जनजाति के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन का समय था तो थारू जनजाति के एक पर्व को, थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले एक पर्व की तुलना लॉकडाउन से किया था। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिए। जो थारू जनजाति है इनके द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसे वरना त्योहार कहते हैं। वरना त्योहार इनका एक पर्व है जिसको वरना पर्व कहते हैं। और वरना पर्व की जो तुलना है, इसकी जो तुलना है प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन से किया था। लॉकडाउन से इसकी तुलना की थी प्रधानमंत्री जी ने इसकी तुलना लॉकडाउन से की थी। तो अगर कभी पूछा जाए कि वरना त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है तो आप बताएंगे थारू जनजाति जो है ये वरना त्योहार मनाती है। और अगर कभी ये पूछा जाए कि किस जनजाति के पर्व को, किस जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व को लॉकडाउन से प्रधानमंत्री जी ने तुलना किया था तो आप बताएंगे थारू जनजाति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में हमने बताया थारू जौनसारी ये जनजाति है। हालांकि उत्तर प्रदेश में और भी जनजातियां हैं, जैसे यहां पर गोंड जनजाति रहती है। थारू तो यहां पर तराई क्षेत्रों में रहते ही हैं। गोंड नाम की भी एक विशेष गोंड जनजाति, यहां पर कुछ क्षेत्रों में भील जनजाति भी पाई जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं। भील जनजाति जो है ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र इन राज्यों में पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है। लेकिन विशेष रूप से गोंड और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में। यहां पर आपने हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति के बारे में जरूर सुना होगा। गद्दी जनजाति के बारे में सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी है। ये जो गद्दी जनजाति है ये एक तरह से ये एक घुमक्कड़ चरवाही जनजाति है। घुमक्कड़ चरवाहा जनजाति होती है। ये ऋतु प्रवास के लिए जाने जाते हैं। ये जनजाति ऐसी है जो ऋतु प्रवास करते हैं। सर्दियों के समय में पर्वतों के ऊपरी भाग से नीचे आ जाते हैं और गर्मी के समय में ये अपने पशुओं को लेकर के पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर ये पशुओं को चराते हैं। तो गद्दी जनजाति। इसी तरह से याद रखिएगा, ऋतु प्रवास करने वाली गद्दी जनजाति तो है ही, एक जनजाति बकरवाल भी है। बकरवाल जो है ये जनजाति भी ऋतु प्रवास करती है। इसी तरह ऋतु प्रवास करने वाली एक जनजाति और है जिसे भोटिया के नाम से जानते हैं। भोटिया,
भोटिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड की जनजाति है। भोटिया जनजाति कहां की है? तो उत्तराखंड की है। बकरवाल जो है विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को टच करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बकरवाल जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इन चीजों का कि गद्दी जनजाति जो है ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। इसी तरह बकरवाल और भोटिया जो है ये भी ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये सही है। अब बात आती है कोन्याक। ध्यान रखिए जो कोन्याक जनजाति है, कोन्याक जनजाति जो है ये केरल में नहीं पाई जाती। हमारा उत्तर यही है, केरल है। ये नागालैंड में पाई जाती है। कोन्याक जनजाति कहां पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। और अगर नागालैंड की बात करें तो यहीं पर कोन्याक जनजाति तो है ही, कोन्याक जनजाति जो है ये तो पाई ही जाती है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जो पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है अंगामी। एक अंगामी नामक जनजाति है, ये भी नागालैंड में पाई जाती है। अंगामी नामक जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है। इसके अलावा जब हम केरल की जनजातियों की बात करते हैं, केरल में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा केरल में जो जनजाति है इसमें एक है पनियान, एक जनजाति है जिसका नाम है पनियान। और इसी तरह एक है इरुलार, इरुलार जनजाति, पनियान जनजाति, ये सब पनियार भी कहीं कहीं बोलते हैं। पनियान या पनियार जनजाति जो है ये केरल में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कहां पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। तो केरल की जनजाति कोन्याक नहीं है, पनियान और इरुलार नाम की जनजाति केरल में पाई जाती है। जब दक्षिण भारत की बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा एक टोडा नाम की जनजाति है, टोडा जनजाति। जो टोडा जनजाति है इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कहां पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु में पाई जाती है। और जो टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में ये विशेष रूप से नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नीलगिरी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते रहे हैं। टोडा जनजाति पे कई सारे प्रश्न सामान्यतः देखे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। अब बात आ रही है नागालैंड की, हमने बात की, यहीं पर मणिपुर भी है। मणिपुर की भी दो जनजातियां काफी चर्चित रही हैं। एक जनजाति है जिसका नाम है मैतेई, मैतेई जनजाति, और दूसरी है कुकी जनजाति। मैतेई और कुकी जो जनजातियां हैं ये मणिपुर में है, ये काफी चर्चा में रही हैं, अपने विवादों को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। इसी तरह अगर ध्यान दीजिए, अगर कभी कभी पूछा जाए कि सर्वाधिक जनजाति, सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में है, सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं, तो संख्या की बात करें तो आप मध्य प्रदेश बताइएगा। सबसे अधिक जनजाति कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अगर कभी पूछा जाए जनसंख्या में सर्वाधिक जनजातियों का प्रतिशत, सर्वाधिक जनजातियों का प्रतिशत किस राज्य में है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत किस राज्य में है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप नंबर 1 मानेंगे लक्षद्वीप। सबसे नंबर 1 आप मानेंगे लक्षद्वीप, और आप दूसरे नंबर पर आप मानेंगे मिजोरम। इस तरह से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो लक्षद्वीप आपका आंसर होगा। सबसे अधिक जनजाति जो है लक्षद्वीप में है, जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप आप ध्यान रखिएगा, एक ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है तो कहां पर है, तो आप ध्यान रखिए लक्षद्वीप में है सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत लक्षद्वीप। और अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संख्या में जनजाति कहां है, तो वो मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। उत्तर तक हम पहुंच गए हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में आप निश्चित रूप से सुने होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना छोटी रेलवे लाइन का बड़ी रेलवे लाइन में रूपांतरण, किससे संबंधित है प्रश्न पूछा जा रहा है। छोटी रेलवे लाइन का बड़ी रेलवे लाइन में रूपांतरण, भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण किससे संबंधित है, आप बताइए। और उत्तरी भारत एवं दक्षिण भारत के 4 प्रमुख नदियों को मिलाना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये क्या है, किससे संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, इसका उत्तर आप दीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज की जब बात की जाती है, गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज को जो है आप उत्तर दीजिए। हमारे भारत में 4 जो महान महानगर हैं, जिसमें एक है दिल्ली, इसी तरह मुंबई, चेन्नई,
और इसी तरह से कोलकाता। तो जो चार महान महानगर हैं, इन चारों महान महानगरों को जोड़ने की परियोजना है, जोड़ने की परियोजना है, ठीक है ना। चारों चारों महानगरों को, चारों महानगरों को जोड़ने की परियोजना है, जोड़ने की परियोजना है। ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय का समय है जब ये परियोजना लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? ये 2001 में लॉन्च की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसे 2001 में मतलब लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च की गई? 2001 में परियोजना लॉन्च की गई थी। अब ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 5840 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 5840 किलोमीटर इसकी वर्तमान में ये लंबाई है। वैसे अगर एनसीईआरटी का फैक्ट लिख दिया तो 46 किलोमीटर, एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे। 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज की। अब हमारा जो उत्तर है वो ये है कि भारत के चार महानगरों को मिलाने के लिए 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण। वास्तव में जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसके लिए याद रखिएगा, इसमें 4 से 6 लेन की सड़क बनाने की योजना है। 4 से 6 लेन की सड़क बनाने की योजना है, ठीक है ना। 4 से 6 लेन की सड़क निर्माण की योजना इसमें रखी गई है, बनाई गई है, ठीक है ना। 4 से 6 लेन, वैसे यहां 4 लिखा है लेकिन 4 से 6 लेन है। अब इसके बाद इसी तरह की एक और परियोजना है, जैसे हम उत्तर दक्षिण एक और परियोजना है जिसे हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा के नाम से जानते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा जो है, यह भी एक सड़क निर्माण की परियोजना है, सड़क निर्माण परियोजना है, सड़क निर्माण परियोजना है। इसमें उत्तर और दक्षिण के 2 प्रमुख नगरों को जोड़ने की योजना है, जिसमें उत्तर में अगर हम बात करें, नॉर्थ में, तो श्रीनगर है, श्रीनगर है। और जब हम दक्षिण में बात करेंगे, दक्षिण में जब हम बात करेंगे तो वो है, दक्षिण में जब हम बात करते हैं वो है कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। इसी तरह ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में ये है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर व दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। इसी तरह से एक पूरब पश्चिम गलियारा भी है, पूरब पश्चिम गलियारा जो पोरबंदर से सिलचर के बीच में है। यहां पर पोरबंदर है, इस तरह से पोरबंदर है, तो पोरबंदर से लेकर के पूरब में असम में सिलचर है, पोरबंदर से लेकर के सिलचर के बीच में यहां पर ये पूरब पश्चिम गलियारा है, पूरब पश्चिम गलियारा है। तो पूरब पश्चिम गलियारा ध्यान रखिएगा, ये पोरबंदर से लेकर सिलचर के बीच में है। एक प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता रहा है, कई बार पूछा भी गया है कि ये दोनों गलियारे एक दूसरे को काटते कहां पर हैं। ये दोनों गलियारे एक दूसरे के उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अगर हम उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई की बात करें तो 4016 किलोमीटर, और पूरब पश्चिम गलियारे की लंबाई की बात करें, पूरब पश्चिम गलियारे की लंबाई की बात करें तो यहां पर पूरब पश्चिम गलियारा 3640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारे की भी बात कर ली। ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, झांसी में काटते हैं। अगर यहां पर हम नेशनल हाईवेज की बात करें कि कौन से नेशनल हाईवे को सम्मिलित करके बनाया गया है, तो यहां पर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, उत्तर दक्षिण गलियारे के साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है वो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो जुड़ा है वो है NH 44, नेशनल हाईवे 44।
इसी तरह जब हम पूरब पश्चिम गलियारे की बात करते हैं, पूरब पश्चिम गलियारा, इस पूरब पश्चिम गलियारे के साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH 27, नेशनल हाईवे नंबर 27, ठीक है। NH 44 और NH 27। अगर कभी इस तरह से प्रश्न बन जाए कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, और अगर पूरब पश्चिम गलियारे के साथ कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित है तो आप बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 27, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा सड़क निर्माण की परियोजना। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह कोलकाता, कोच्चि, विशाखापत्तनम, कौन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? आप उत्तर दीजिए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आप उत्तर दीजिए। कोलकाता, कोच्चि, विशाखापत्तनम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो कोलकाता बंदरगाह है यह एक नदीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो यह एक नदीय बंदरगाह है, मतलब रिवराइन पोर्ट है, नदीय बंदरगाह है, ठीक है, नदीय बंदरगाह। हुगली नदी में इसका निर्माण हुआ है, हुगली नदी, हुगली नदी के मुहाने से थोड़ा सा अंदर है, तो यह नदीय बंदरगाह है। कोच्चि जो है, कोच्चि ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, या जहाज बनाने का जो कारखाना होता है सबसे बड़ा कोच्चि है। कोच्चि पोर्ट जो है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, कोच्चि बंदरगाह जो है, कोच्चि पोर्ट जो है, यह वेम्बनाद जो झील है, वेम्बनाद लेक जो है, वेम्बनाद झील की मुहाने पर है, वेम्बनाद झील के मुहाने पर है। कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाद झील के मुहाने पर है। इसके अलावा ये मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मसालों का निर्यात यहां पर होता है, तो मसालों का निर्यात यहां पर किया जाता है, मसालों के निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। जब बात आती है विशाखापत्तनम बंदरगाह, तो ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भारत का भू आवेष्टित बंदरगाह है, भू आवेष्टित बंदरगाह है। इंडिया का एक तरह से लैंडलॉक्ड जैसा पोर्ट है, भू आवेष्टित मतलब जमीन से घिरा हुआ। यहां पर डॉल्फिन नोज, इस तरह की पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज कहते हैं उसको, और उसी डॉल्फिन नोज पहाड़ी को काट करके इसको बनाया गया है, इसके डॉकयार्ड को बनाया गया है, तो एक तरह से भू आवेष्टित बंदरगाह इसे मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है तो कैसा है? तो भू आवेष्टित बंदरगाह माना जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों के उत्तर आ भी रहे हैं, यहां पर उत्तर आ भी रहे हैं। कुछ लोग यहां पर बता रहे हैं कि सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम है। बहुत सारी जगहों पे ये फैक्ट मिलता है कि सबसे गहरा विशाखापत्तनम है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को प्राथमिकता देना पड़ेगा। और एनसीईआरटी जो कहती है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, एनसीईआरटी तो वो नाम लेती है पाराद्वीप बंदरगाह का। पाराद्वीप बंदरगाह, जो पाराद्वीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा का जो पाराद्वीप बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना जाता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो हमने बताया विशाखापत्तनम के लिए भू आवेष्टित, आप इसको भी नोट कर लीजिए, डॉल्फिन नोज, एक डॉल्फिन नोज पहाड़ी है वहां पर, इसी डॉल्फिन नोज पहाड़ी को मतलब एक तरह से काट कर विकसित किया गया है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ये उत्तर बनेगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी को प्राथमिकता देंगे, और इस कंडीशन में पाराद्वीप बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना गया है। पाराद्वीप बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, वार्षिक न्यूनतम तापांतर कहां पाया जाता है?
बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्लाइमेटोलॉजी का प्रश्न है, उत्तर दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका उत्तर दें, और अगर बाय द वे कुछ गलती होती है तो मैं इसको समझाना भी चाहूंगा। आप बताइए, वार्षिक न्यूनतम तापांतर कहां पाया जाता है? तापांतर का मतलब होता है तापमान का अंतर। तापमान का अंतर। तापांतर का मतलब होगा तापमान का अंतर, मतलब अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान का अंतर। ठीक है। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम तापांतर कहां हो सकता है, न्यूनतम तापांतर, न्यूनतम तापांतर कहां पाया जाता है, अगर यह प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम तापांतर जो है यह विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो विषुवत रेखा के आसपास, विषुवतीय प्रदेश जो है, विषुवत रेखा के आसपास विषुवतीय प्रदेश में पाया जाता है। विषुवतीय प्रदेश में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। तापमान का सबसे कम अंतर हमें विषुवतीय प्रदेश में देखने को मिलता है। न्यूनतम तापांतर विषुवतीय प्रदेश में पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, न्यूनतम तापांतर विषुवतीय प्रदेश में पाया जाएगा। अब अगर कभी पूछा जाए कि अधिकतम तापांतर कहां पाया जाता है, अगर अधिकतम पूछ दिया जाए, अधिकतम तापांतर कहां पाया जाता है, अधिकतम तापांतर, तो जो अधिकतम तापांतर है इसके लिए याद रखिएगा, यह मरुस्थली क्षेत्रों में पाया जाता है, मरुस्थली प्रदेशों में पाया जाता है। मरुस्थली क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो अधिकतम तापांतर पाया जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर का जो गैप है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो अंतर है, वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मरुस्थलों में पाया जाता है। आपने सुना होगा हमारे भारत के राजस्थान में एक चुरू जगह है, चुरू का जो गर्मियों का तापमान होता है लगभग 50 डिग्री तक जाता है, और सर्दियों में चुरू में कई बार माइनस तापमान हो जाता है। सर्दियों में कई बार चुरू में माइनस तापमान हो जाता है। तो आप देखिए कि लगभग 40 से लगभग 50-55 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि अधिकतम तापांतर कहां पाया जाता है, मतलब अधिकतम और न्यूनतम तापांतर के बीच का अंतर जिसे हम तापांतर कहते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तापांतर के बीच का अंतर जिसे तापांतर कहा जाता है, अधिकतम पूछा जाए तो आप बताएंगे राजस्थान या कहीं भी मरुस्थली प्रदेश में, और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो आप बताएंगे विषुवतीय प्रदेश में, जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे कम तापमान का अंतर पाया जाता है। बहुत ज्यादा तापमान का जो अंतर होगा तो 4-5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर कभी यह पूछा जाए कि मध्यम तापांतर कहां पाया जाएगा, मध्यम तापांतर कहां पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मध्यम तापांतर अगर पूछा जाए मध्यम तापांतर कहां पाया जाएगा, आप बताएंगे जो मध्यम तापांतर है वो पाया जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मध्यम प्रकार का तापांतर पाया जाता है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, चूंकि भूमध्य सागरीय प्रदेश का जिक्र हुआ तो आप जानिए भूमध्य सागरीय प्रदेश पाया कहां जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रदेश, पहली बात तो भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास, रेखा नहीं, भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के निकट के क्षेत्रों में। अब भूमध्य सागर के निकट कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो भूमध्य सागर के निकट के जो क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर के निकट के जो क्षेत्र है, जैसे यूरोप हो गया, यूरोप के में एशिया भी थोड़ा सा आ जाएगा, पश्चिमी एशिया, एशिया का पश्चिमी भाग, पश्चिमी एशिया, इसी तरह उत्तरी अफ्रीका का थोड़ा सा भाग आ जाता है। इन सब जगहों पर भूमध्य सागर के निकट भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसके अलावा ये जलवायु जो है ये कैलिफोर्निया में भी पाई जाती है। कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है, यूएसए में, तो कैलिफोर्निया में भी ये जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये मध्य चिली में, चिली का जो मध्य भाग है दक्षिण अमेरिका में, तो चिली के मध्य भाग में भी ये जलवायु पाई जाती है। मध्य अमेरिका में चिली के दक्षिणी भाग में ये जलवायु पाई जाती है।
इसके अलावा याद रखिएगा जो केप टाउन है, केप टाउन, केप टाउन कहां पर है? तो केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में केप टाउन के निकट का जो क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन के आसपास का जो क्षेत्र है, सिर्फ केप टाउन नहीं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं भूमध्य सागरीय जलवायु की। और कहां कहां पाई जाती है? तो ये जलवायु जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में भी, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में भी यह जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है यह महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न बनता है। यहां पर खट्टे रसदार फल अधिक उगते हैं, खट्टे रसदार फल, इस जगह पर खट्टे रसदार फलों की एक तरह से उत्पादन, उनका उत्पादन अधिक होता है। पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी पर खट्टे रसदार फल अधिक कहां होते हैं? तो आप बताएंगे जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है यहां पर खट्टे रसदार फल अधिक होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कहां कहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है हमने आपको बता दिया। और यहां खट्टे रसदार फल और यहां मध्यम तापांतर पाया जाता है। ये तो हमने दुनिया की बात कर ली ना, प्रश्न तो भारत के बारे में है। प्रश्न तो भारत के बारे में कि न्यूनतम तापांतर पाया जाता है तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और पणजी। आप खुद सोचिए कहां पाया जा सकता है, कहां पाया जा सकता है। कुछ लोग अलग अलग इसमें उत्तर दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, अलग अलग उत्तर इसमें आया हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में जो इंडिया है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत के दक्षिण में, इंडिया के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, इस तरह से भारत से थोड़ा दक्षिण में, जस्ट 1 मिनट रुको, अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। इस तरह से विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तर में हमारा इंडिया स्थित है। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा जो होती है उसे हम 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भारत जो है ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। हमारा जो इंडिया है ये विषुवत रेखा के, एक तरह से देखा जाए तो उत्तर में स्थित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भारत विषुवत रेखा के उत्तर में इस तरह से स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और भारत जो है ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, इंडिया के बीचों बीच से इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरह से कर्क रेखा का, तो भारत जो है ये विषुवत रेखा के उत्तर में है। जो भारत है ये आप समझिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो अब देखिए यहां पर पूछा गया कि कहां पर न्यूनतम तापांतर पाया जाएगा। हमने आपको बताया कि विषुवतीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश जो विषुवत रेखा के आसपास, यहां पर न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है इन सब जगहों पर न्यूनतम तापांतर पाया जाएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है एक तो विषुवत रेखा के निकट है। अगर पूछा जाए कि भारत में दक्षिणी भाग में न्यूनतम तापांतर क्यों पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि एक तो ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के निकट है, इसी वजह से न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत विषुवत रेखा के निकट है, विषुवत रेखा के निकट है। और विषुवत रेखा के निकट होने पर तापांतर जो होगा वो कम होगा। साथ के साथ यह क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है, यह क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के निकट है, ठीक है ना।
और जहां पर समुद्र नजदीक होता है वहां पर भी तापांतर कम पाया जाता है। याद रखो, मैं बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट की चीज बता रहा हूं। हमने आपको बताया कि जिस जगह पर समुद्र पास होगा वहां पर, उस भूमि पर, उस तट के निकट तापमान का जो अंतर होता है, जिसे तापांतर कहते हैं, वो बहुत कम पाया जाता है। क्योंकि दिन के समय में जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, जमीन का जब तापमान बढ़ता है, उस समय समुद्र की ठंडी हवाएं, जिसे हम सी ब्रीज के नाम से जानते हैं, समुद्री समीर कहते हैं, वो स्थल की ओर चल के आने लगती हैं, जैसे टेम्परेचर में कुछ कमी आ जाती है। और रात में तो वो क्षेत्र ठंडा होता ही है, और रात में स्थल से समुद्र की ओर हवा चलती है, जिसे हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्थल समीर और समुद्री समीर है, ये तापमान को संतुलित बनाने का काम करती हैं। यही कारण है कि हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है, यहां पर समुद्र नजदीक होने की वजह से, समुद्र के पास होने की वजह से, भारत के दक्षिणी भाग में टेम्परेचर का जो रेंज होता है, जिसे हम तापांतर कहते हैं, वो कम पाया जाता है, अधिक तापांतर नहीं पाया जाता है। आपको अभी बताया था कि तापांतर न्यूनतम विषुवत रेखा के निकट होगा, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि अधिकतम कहां होगा, तो अधिकतम जो होगा वो होगा मरुस्थली प्रदेशों में। इस तरह से आप समझिए कि जो भारत का मरुस्थली प्रदेश है, यहां पर अधिकतम तापांतर पाया जाएगा, अधिकतम तापांतर पाया जाएगा। तापमान का जो अंतर जो होगा वो अधिक होगा, अधिकतम तापांतर पाया जाता है। कहां पर? तो जो रेगिस्तानी प्रदेश है, तो रेगिस्तानी प्रदेश में अधिक तापांतर पाया जाता है, और दक्षिणी भाग में तापमान का अंतर कम पाया जाता है। हमारे ऑप्शन में यहां पर क्या दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है यहां पर दिया गया है तिरुअनंतपुरम। इस तरह से है तिरुअनंतपुरम। तो जो तिरुअनंतपुरम जो है, अब ये जो दक्षिण में है तिरुअनंतपुरम, इस तरह से, तो यहां पर तापमान का अंतर सबसे कम पाया जाएगा। टेम्परेचर का रेंज अगर बात करें तो वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। चलिए देखिए, यहां पर उत्तर है वार्षिक तापांतर कहां पाया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और पणजी। अब इसमें देखिए, तिरुवनंतपुरम जो है दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में है, कोच्चि उत्तर में है, और पणजी गोवा की राजधानी है जो और उत्तर में है। ठीक है, तो यहां पर जो तिरुवनंतपुरम है वो इस तरह से तिरुवनंतपुरम है, और यहां पर इस तरह से कोच्चि है, इस जगह पर कोच्चि है इस तरह। तो कोच्चि जो है वो थोड़ा उत्तर में है, तिरुवनंतपुरम जो है वो दक्षिण में है। मैं थोड़ा अलग कलर से, इस तरह से तिरुवनंतपुरम और तिरुअनंतपुरम जो है, यहां पर तापमान का अंतर सबसे कम होगा तिरुवनंतपुरम, क्योंकि कोच्चि और उत्तर में है, पणजी उससे भी उत्तर में है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो उत्तर है इसका तिरुअनंतपुरम। ध्यान रखिए, उत्तर जो है, आंसर जो है वो है तिरुअनंतपुरम, सबसे कम तापांतर। अच्छा प्रश्न था। अब इसके बाद ध्यान रखिए, हमारे संस्थान के द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें पीआरटी कक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज है वो 300 रुपए में उपलब्ध है, और 6 to 8, 9, 10 के जो टेस्ट सीरीज है वो 400 रुपए में उपलब्ध है। और इसका जो समय है सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 रखा गया है। हमारे जो नंबर दिए गए हैं, ये पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड पटना ऑफिस का नंबर है ये, तो ये नंबर दिया गया है, नया टोला का नंबर, और इस तरह से मुसल्लापुर जो हाट है, जो तीसरा सेंटर है, उसका नंबर भी दिया गया है। इन नंबरों को आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तिरुअनंतपुरम कहां है? केरल में है। रिया पूछ रही है कि तिरुअनंतपुरम कहां है? केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम, ये तो मैं मान के चल रहा था कि आपको पता होगा, केरल की राजधानी। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? जब आप ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, तो लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं, इस तरह से लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। इस तरह से लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां कहां आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं।
उत्तर में इस तरह से कराकोरम श्रेणी है, इस तरह से कराकोरम श्रेणी है, कराकोरम। इसी कराकोरम श्रेणी के दक्षिण में जब आप आएंगे, इस कराकोरम श्रेणी के जब आप दक्षिण में आएंगे तो यहां पर इस तरह से लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी। यह लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी के भी जब आप दक्षिण में आएंगे तो तीसरी जो श्रेणी है, जो लद्दाख श्रेणी के भी दक्षिण में है, तीसरी श्रेणी इस तरह से लद्दाख के दक्षिण में इस तरह तीसरी श्रेणी है और इसका नाम है जास्कर श्रेणी। तीसरी श्रेणी जो है वो है जास्कर श्रेणी, तीसरी जास्कर श्रेणी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद यही जो लद्दाख श्रेणी है इसी का विस्तार आप देखेंगे आगे, इसी का विस्तार आपको कैलाश मानसरोवर के रूप में, मतलब कैलाश श्रेणी के रूप में देखने को मिलती है। और उसी कैलाश श्रेणी जहां के पास मानसरोवर नाम की झील है, कैलाश श्रेणी। तो ये सारा का सारा जो भाग है इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। दीज आर ट्रांस हिमालय। ये हिमालय के उत्तर में है, ट्रांस मुख्य हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ठीक है। प्रश्न ये है कि लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है चेनाब, सिंधु, झेलम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दीजिए। मैं आपके उत्तर की ओर नजर कर रहा हूं, आप उत्तर दीजिए कौन सा इसमें होगा। कुछ लोग बी उत्तर दे रहे हैं, सिंधु नदी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इस तरह से कराकोरम श्रेणी है, कराकोरम, कराकोरम श्रेणी है। इस तरह से कराकोरम के जब दक्षिण में हम आते हैं तो यहां पर हमें लद्दाख श्रेणी ऐसे देखने को मिलती है। इस तरह से लद्दाख श्रेणी है, कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। और जब इसके भी जब हम दक्षिण में आते हैं तो हमें जास्कर श्रेणी ऐसे देखने को मिलती है। इस तरह से जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है, जास्कर श्रेणी। ये कराकोरम, उसके बाद लद्दाख, ये लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख के बाद यहां पर यह है जास्कर श्रेणी। ध्यान रखिएगा, कराकोरम श्रेणी से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है, कराकोरम श्रेणी से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है। इस तरह से कराकोरम श्रेणी से निकलती है, इस तरह से एक नदी निकलती है, इसका नाम है श्योक नदी, इसका नाम है श्योक नदी। ठीक है। इसके बाद कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर झील है, इसी मानसरोवर के निकट यहां पर बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है। इसी बोखरचू ग्लेशियर से ही यहां से निकलती है सिंधु नदी, कैलाश श्रेणी को काट करके इस तरह से प्रवाहित होती है। कैलाश श्रेणी को काट देती है ये नदी और कैलाश श्रेणी को काट के प्रवाहित होती है। जब सिंधु नदी कैलाश श्रेणी को काटती है ना, जब सिंधु नदी कैलाश श्रेणी को जब काटती है तो वहां पर इस नदी के द्वारा एक गॉर्ज बनाया जाता है। एक नदी जो है वो एक गॉर्ज बनाती है, सिंधु नदी एक गॉर्ज बनाती है और ये जो एक गॉर्ज है एक महाखड्ड बनता है। इस गॉर्ज या महाखड्ड को एक नाम देते हैं। यहां पर सिंधु नदी एक गॉर्ज या महाखड्ड बनाती है जिसे बुंजी गॉर्ज के नाम से जानते हैं, बुंजी गॉर्ज। ये महाखड्ड है, एक तरह से पहाड़ों को काट करके नदियां जब वी आकार की घाटी बनाती हैं, पहाड़ों को काट करके नदियां वी शेप की वैली बनाती हैं, उसे हम गॉर्ज कहते हैं। तो इस तरह से लद्दाख श्रेणी को काट करके सिंधु नदी बुंजी गॉर्ज बनाती है। ध्यान रखिएगा, यह भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, यह भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, इंडिया का डीपेस्ट गॉर्ज है, सबसे गहरा गॉर्ज है जिसका नाम है बुंजी गॉर्ज। तो बुंजी गॉर्ज बनाने के बाद सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो अब लद्दाख के दक्षिण में प्रवाहित हो रही है, लद्दाख के साउथ में बह रही है। इसके बाद जो दूसरी नदी यहां से आ रही है श्योक नदी, वास्तव में सिंधु नदी और श्योक नदी एक दूसरे से मिल करके तब अब आगे बढ़ती है, मतलब सिंधु नदी से अब श्योक नदी मिल जाती है। इस तरह से ये सिंधु नदी है लेकिन श्योक नदी भी सिंधु से आके जुड़ जाती है जो कि कराकोरम से निकलती है। इसके बाद जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, इस तरह से जास्कर श्रेणी से निकलती है, इसका नाम है जास्कर। ये जास्कर नदी है जो जास्कर श्रेणी से निकलती है। जास्कर नदी कहां से निकलती है? जास्कर श्रेणी से, और ये भी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरह से सिंधु नदी में मिल जाती है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रश्न है कि लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, वास्तव में उत्तर क्या बनेगा? वो तो बनेगा सिंधु,
सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लेकिन सिर्फ सिंधु नहीं है, सिंधु के साथ साथ आप ध्यान से देखिए, जो जास्कर नदी है, जास्कर नदी भी जास्कर श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी तो ऐसे आती ही है, ये दोनों एक दूसरे से मिल करके बह रही हैं, मतलब जास्कर से मिल जाती है सिंधु। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी भी है और जास्कर नदी भी है, दोनों की दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं। मतलब लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु और जास्कर नाम की नदियां प्रवाहित होती हैं। सिंधु और जास्कर नाम की नदियां लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। ऑप्शन तो हमारा सिर्फ सिंधु है, तो हम सिंधु यहां पर समझ गए हैं आप। अब यहां से ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बुंजी गॉर्ज बना करके ये भारत में जब प्रवेश करती है तो लद्दाख पर्वत को काट के बुंजी गॉर्ज बनाती है। आगे श्योक नदी इसमें मिल जाती है, जास्कर नदी इसमें मिल जाती है। फिर और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी नदियां मिलेंगी, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। जिस तरह से आप देख, जैसे मान लीजिए सिंधु नदी, तो बोखरचू ग्लेशियर है यहां पर, बोखरचू ग्लेशियर। इसी बोखरचू ग्लेशियर से इस तरह से मान लीजिए सिंधु नदी निकल रही है और भारत में प्रवेश कर रही है। बुंजी गॉर्ज बना रही है सिंधु नदी, इस तरह से ये सिंधु नदी है। अब इसी सिंधु नदी में जैसा कि आपको अभी बताया कि एक नदी मिलती है इस तरह, इसको हम कहते हैं श्योक। एक नदी यहां पर मिलती है श्योक। एक नदी और मिलती है जिसे गिलगित कहते हैं, गिलगित नदी भी इसमें आके जुड़ जाती है। श्योक और एक गिलगित नाम की नदी है गिलगित, तो गिलगित नदी भी इसमें मिल जाती है, श्योक और गिलगित। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर 5 नदियां और इसमें आगे आकर के मिलती हैं। सिंधु नदी में 5 नदियां और मिलती हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सिंधु नदी हमने देख लिया। इसी तरह ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में यहां पर शेषनाग झील है। बेरीनाग नाम का झरना, शेषनाग नाम की झील, वहां से निकलती है झेलम नदी। इस तरह से निकलती है झेलम नदी, झेलम। हालांकि सिंधु में एक नदी जास्कर पहले मिल जाती है, जास्कर नदी एक मिल जाती है, एक जास्कर है और वहीं पर एक कारगिल नाम की नदी भी है। तो फिलहाल जास्कर मुख्य नदी, झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है, तो ये शेषनाग झील है, तो उस शेषनाग लेक से या झील से निकलती है झेलम नदी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में इसका प्रवेश हो जाता है। इसके बाद एक दूसरी, सिंधु के दक्षिण में एक दूसरी नदी है जो सिंधु के दक्षिण में है, उसका नाम है चेनाब नदी। इस तरह से चेनाब नदी मिलती है। सिंधु, झेलम, तब चेनाब नदी। दक्षिण में यहां पर इस तरह से चेनाब नदी मिलती है। चेनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा, 2 नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा, चंद्रा व भागा के मिलने से चेनाब नदी बनती है। ये बड़ा लाचा नाम का दर्रा है, तो जो बड़ा लाचा नाम का दर्रा है उसके पास से निकलती है चेनाब। इसके बाद चेनाब नदी आगे बढ़ रही है। फिर इसमें आकर के एक नई नदी मिलती है, एक और नदी मिलती है जो रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। इस तरह से इसका नाम है रावी नदी। रावी नदी मिलती है, निकलती है, जो रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी भी इसमें जुड़ जाती है। इसके बाद अब फिर से मानसरोवर के पास चलते हैं, और मानसरोवर के पास यहां पर एक है राकस ताल। राकस ताल या इसे राक्षस ताल भी कहा जाता है, इसे राक्षस झील भी कहते हैं। अब ये जो राक्षस ताल या राक्षस झील है, यहां से निकलती है सतलज नदी। इस तरह से सतलज नदी निकल रही है। ध्यान देंगे, सतलज नदी जो है भारत में जब प्रवेश करती है तो यहां पर एक शिपकीला नाम का दर्रा है। यही शिपकीला नाम का दर्रा है जहां से भारत में इसका प्रवेश होता है। यह है सतलज नदी, ठीक है। लेकिन सतलज से एक महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है हमारे भारत में। हमारे भारत में रोहतांग दर्रे के पास से ही वो भी निकलती है। इसका नाम है ब्यास नदी। इस तरह से ब्यास नदी है, ये सतलज से आके मिलती है, और ये मिलती है हरिके नामक स्थान पर। भारत में पंजाब में हरिके नामक स्थान है, उसे हरिके नामक स्थान पर मिलती है ब्यास नदी। और फिर यहां से अब ये सारी नदियां मिल जाती हैं। मिलने के बाद अब ये नदी आगे बढ़ रही है। आपको समझना होगा ध्यान से इस बात को, यहां पर जब मिलती है तो आगे इसे चेनाब के नाम से जाना जाता है। इसे चेनाब ही कहते हैं, या फिर आगे इसे पंचनद के नाम से जानते हैं।
लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए कि सिंधु से मिलने वाली जो नदियां हैं, सिंधु से मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु से मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी जो है चेनाब है। ध्यान रखेंगे, सिंधु से मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंधु से मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी चेनाब नदी है। चेनाब सबसे लंबी नदी है और इस तरह से पंचनद के नाम से जा करके मिल जाते हैं। कहां पर, तो ये पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठान कोट। पाकिस्तान में जगह है मिठान कोट, इस मिठान कोट में जाके पंचनद मिल जाते हैं। तो इस तरह से क्रमिक रूप से आप देखते हैं कि सिंधु है, सिंधु नदी के दक्षिण में झेलम नदी है, झेलम के दक्षिण में चेनाब है, चेनाब के दक्षिण में रावी है, रावी के दक्षिण में ब्यास और उसके बाद सतलुज नदी है। ये क्रम हो गया। इसके अलावा यहां पर इसके अलावा एक नदी इसमें काबुल नाम की नदी भी आकर के मिलती है। काबुल, एक गोमल नाम की नदी भी इसमें आकर के मिलती है। गोमल, काबुल और गोमल, काबुल, गोमल, इस तरह से नदी है जो इसमें आकर के मिल जाती है। किसमें, सिंधु से आके मिलती है। तो ये जो पूरा हमने बताया, ये सिंधु नदी तंत्र का एक डायग्राम बनाया है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र का ये डायग्राम है पूरा, सिंधु नदी तंत्र। अब ये जो सिंधु नदी तंत्र का डायग्राम है, ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी नदी कहां से निकल रही है मैं एक बार रिपीट करता हूं। यहां पर ध्यान देंगे आप, कौन सी नदी कहां से निकलती है। जैसे बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, यहां से निकलती है सिंधु नदी। इसी तरह से शेषनाग नाम की झील है जहां से निकलती है झेलम नदी। चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है चेनाब नदी और रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है रावी नदी। इसी तरह रोहतांग दर्रे के निकट ही ब्यास कुंड नाम का जगह है, इसके पास ही ब्यास कुंड है और इसी ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी जो सतलुज में मिल जाती है। यहां ध्यान दीजिए कि बाकी जितनी नदियां हैं उनका प्रवेश पाकिस्तान में हो रहा है। ये जितनी नदियां आप देख रहे हैं इन सब में सबका प्रवेश पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन एक ऐसी नदी है जिसका प्रवेश हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, वो है ब्यास नदी। सारी नदियां यहां पाकिस्तान में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन जो ब्यास नदी है वो हमारे भारत में ही मिल जाती है। किससे, भारत में ही मिल जाती है सतलुज से। ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, कहां से निकलती हैं और किस तरह से क्रमिक रूप से मिलती हैं। आगे जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में इन नदियों पर स्पेसिफिक प्रश्न होंगे जिसमें डिटेल में समझेंगे नदियों के बारे में। अभी तो बस मैंने सिंधु नदी तंत्र को आपके सामने डिस्क्लोज किया है। तो हमने यहां पर उत्तर देखा कि कौन सी नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, तो वो जो नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी है यहां पर। तो आज का ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में अब हम इतने पर ही क्लास को ओवर करेंगे। मैं कल फिर हम लोग शाम के 8 बजे, कल का जो समय रखा गया है शाम के 8 बजे रखा गया है, उसमें कुछ और चुनिंदा प्रश्न रहेंगे। कुछ इससे हट के जो प्रश्न हम कर रहे थे इनसे हट करके कुछ चुनिंदा प्रश्न रहेंगे। और जो लोग भी 9, 10, 11, 12, 6 to 8 या पीआरटी को जो परीक्षाएं देते हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। कल रात के 8 बजे अगर आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन मैं करूंगा, आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। इसी तरह आप जुड़िए, औरों को भी बताइए, शेयर करिए इस सेशन को, औरों को भी बताइए। ठीक है, कि इसी तरह से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। प्रयास हमारा यही रहेगा कि प्रश्नों के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक को क्लियर कराया जा सके। चलिए मैं क्लास को अब ओवर करता हूं। कल आप हम लोग हमसे फिर से 8 बजे रात को मिलिए। कल संडे है और कल का जो समय रखा गया है 8 बजे रात को रखा गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओवर करता हूं मैं।